अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। दरोज नबील नहीं है आज? सर मैं पूछता हूँ सर से। देखो, कॉल करो, ट्राई करो, अगर आ जाता है तो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, स्टार्ट करो। चलें, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आना होगा तो वो ज्वाइन कर लेगा। जी सर। अच्छा, देखें, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इक्विटी लॉ का। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि कॉमन लॉ और इक्विटी लॉ को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। देखें, जब पार्लियामेंट फॉर्म नहीं हुई थी, जब डेमोक्रेसी नहीं आई थी, तब भी इश्यूज एग्जिस्ट करते थे। जब लॉज नहीं बने हुए थे, जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है हर इशू के ऊपर। तो जब पार्लियामेंट नहीं थी तो क्या इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते थे, मसले नहीं होते थे, तो उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाता था। तो किंगडम सिस्टम के टाइम पर दो किस्म के कॉन्सेप्ट्स थे जो फॉलो होते थे। एक था कॉमन लॉ और एक था इक्विटी लॉ। ठीक है, ये बेसिकली सोर्सेज ऑफ लॉ थी जिनके थ्रू लोग अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कॉमन लॉ क्या था और इक्विटी लॉ क्या था, और किस तरीके से वो लोगों के इश्यूज को सॉल्व करता था, और ये कॉन्सेप्ट्स कितने इफेक्टिव थे, और आज इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है। क्या आज भी कॉमन लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स या इक्विटी लॉ के कुछ प्रिंसिपल्स यूज होते हैं या नहीं होते। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमन लॉ। अच्छा देखें, कॉमन लॉ जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ इन 1066, जब एक किंग था जिसका नाम था विलियम।
उसने एक अपना कोर्ट स्टैब्लिश किया जिसका नाम था क्यूरिया रेजिस। ठीक है। कॉमन लॉ की डेवलपमेंट कब शुरू हुई है? 1066 में, जब किंग विलियम ने एक अपना किंग्स कोर्ट स्टैब्लिश किया जिसका नाम क्या था? क्यूरिया क्यूरिया रेजिस। रेजिस। क्यूरिया रेजिस कोर्ट का नाम था और उसने इस कोर्ट के अंदर अपने कुछ जजेस अपॉइंट किए। ठीक है। तो कॉमन लॉ का सिस्टम क्या समझ आया आपको? कि ये किंगडम सिस्टम में एक सोर्स ऑफ लॉ थी। सही है। और यहाँ पर किंग जो है वो अपना एक कोर्ट स्टेब्लिश करता था और उसके अंदर अपने जजेस अपॉइंट करता था। ठीक है। इसके साथ साथ वो क्या करता था कि मल्टीपल अदर जजेस को डिफरेंट टाउन्स में भेजता था टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। डिफरेंट टाउन्स में जा रहे हैं जजेस और क्या कर रहे हैं? डिफरेंट इश्यूज को फेस कर रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। इस सिस्टम को फर्दर फॉर्मलाइज किया किंग हेनरी ने, जिसने कंट्री को सर्किट्स में डिवाइड कर दिया और हर सर्किट का एक जज अपॉइंट कर दिया। ठीक है। एक नया बादशाह, एक नया किंग आया जिसने इस कॉमन लॉ के सिस्टम को क्या किया? फॉर्मलाइज किया बाय डिवाइडिंग द कंट्री इनटू डिफरेंट सर्किट्स। ठीक है। जैसे हमारे पास है ना आज मली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है। सिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसी तरीके से किंग हेनरी ने क्या किया था कि कंट्री को सर्किट्स में डिवाइड किया और हर सर्किट का एक सेपरेट जज अपॉइंट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब जो जज जिस सर्किट का है वो उस पर्टिकुलर सर्किट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड तमाम इश्यूज को डिस्कस करता था और तमाम इश्यूज को रिजॉल्व करता था। अब ये जो डिफरेंट जजेस थे, डिफरेंट सर्किट्स में डिफरेंट जजेस बैठे हैं, ये लंदन में आते थे और अपने कॉमन डिसीजंस को क्या करते थे? डिस्कस करते थे। डिस्कशन होता था कि हमारे सर्किट में ये इशू आया, हमारे एरिया के अंदर ये इशू आया, इसको इस तरीके से रिजॉल्व किया गया। तो डिस्कशन होती थी। ठीक है। तो इस अच्छा। डिस्कशन से क्या होता था? इफेक्टिवनेस आती थी, यानी कि जो नए जजेस होते थे उनको एक्सपीरियंस जजेस से कुछ सीखने को मिलता था। ठीक है। या इसके अलावा अगर कोई यूनिक केस आ गया किसी जज के पास तो बाकी सारे जजेस को उसका आइडिया मिल जाता था कि इस पर्टिकुलर जज ने इस पर्टिकुलर इशू को किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्कशन है, ये जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे थे जजेस, इन्हीं की बेसिस के ऊपर कॉमन लॉ डेवलप होता गया। कॉमन लॉ डेवलप होता गया, जजेस के पास नॉलेज आती रही और जजेस जो है वो पॉलिश होते गए और उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज से डिस्कस करना, डील करना जो है वो आ गया। अच्छा, अगर हम कॉमन लॉ से भी पहले की बात करें कि जब कॉमन लॉ नहीं था, जब ये जजेस वगैरह अपॉइंट नहीं किए गए थे, जब ये कोर्ट्स वगैरह एस्टेब्लिश नहीं किए गए थे, उस वक्त इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता था? तो अगर आपने कुछ मूवीज अगर देखी हो जिसके अंदर किंगडम सिस्टम शो किया जाता है, तो उसके अंदर एक चीज कॉमन आप ऑब्जर्व करते हो कि वहां पर कस्टम्स और पास्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता था, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर किंगडम सिस्टम फॉलो होता आया है, हिस्ट्री अगर आप देखें तो एक कस्टम वहां पर फॉलो किया जाता था कि चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएंगे। ये कोई लॉ नहीं था, पार्लियामेंट तो है ही नहीं ना सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि किंगडम यस। सिस्टम है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो एक कस्टम था, एक पास्ट प्रैक्टिस थी कि चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएंगे और उसकी बेसिस के ऊपर ये सऊदी अरब का एक ट्रेडिशन बन गया था और ये चीज वहां पर बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो भी होती थी एक वक्त तक। ठीक है। तो अगर कॉमन लॉ के सिस्टम से पहले की बात करें तो वहां पर किस तरीके से केसेस को डील किया जाता था? बाय कंसिडरिंग their traditions, by considering their customs, by considering their past practices। ठीक है। यहां तक बात समझ आइए बहरोज, कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगर हम कॉमन लॉ की आज की डेट में बात करें, यानी कि वर्ड कॉमन लॉ की आज की डेट में रेलेवेंस की बात करें, तो कॉमन लॉ आज की डेट में जजेस के डिसीजंस को भी कहा जाता है। यानी कि जजेस जो प्रीसिडेंट्स बनाते हैं, जजेस जो डिसीजंस देते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन फ्यूचर एज अ रेफरेंस। ठीक है, तो ये जो कॉमन लॉ वर्ड है, ये आज की डेट में जुडिशियल डिसीजंस को जो है वो शो करता है, जुडिशियल डिसीजंस को रेफर करता है। ठीक है, ये अनरिटन लॉ है जिसको जजेस ने डेवलप किया है और टाइम टू टाइम जजेस इसको एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। इसकी मेजर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मर्डर इज अ कॉमन लॉ क्राइम, यानी कि मर्डर की जो सजा है, मर्डर की जो भी पनिशमेंट है, वो जज अपनी मर्जी से डिसाइड करता है, वो किसी पार्लियामेंट्री लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती सजा। जज की मर्जी है, जज के पास डिस्क्रेशन है, वो चाहे तो 10 साल की सजा सुनाए, चाहे तो वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट ऑर्डर करते हैं। राइट, तो देखें मर्डर जो है वो कॉमन लॉ क्राइम है, यानी कि इसकी सजा जजेस ने अपने डिसीजन से डेवलप की है। ये जज का डिस्क्रिप्शन है कि वो मर्डर के ऊपर कितनी सजा दे। पार्लियामेंट्री लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, प्रीसिडेंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि जजेस के ही डिसीजन में आपको, प्रीवियस डिसीजंस में आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि कितनी सजा किस पर्टिकुलर मर्डर के लिए होती है। मर्डर की भी डिफरेंट टाइम्स होती है ना, तो किस यस सर। पर्टिकुलर मर्डर के लिए कौन सी सजा है, इसकी एग्जांपल आपको प्रीसिडेंट्स यानी कि कॉमन लॉ जजेस के अपने ही पुराने डिसीजंस में आपको जो है इसकी एग्जांपल मिल जाएगी, लेकिन पार्लियामेंट्री लॉ इस हवाले से एग्जिस्ट नहीं करता। तो मर्डर इज अ कॉमन लॉ क्राइम, वेयर एज थेफ्ट इज अ स्टैट्यूटरी क्राइम, यानी कि थेफ्ट की जो सजा है वो पार्लियामेंट्री लॉ में डिफाइंड है। हमारे पास यूके का क्योंकि कोर्स है, तो यूके के कॉन्टेक्स्ट के अंदर थेफ्ट एक्ट 1968 जो है वो यहाँ पर रेलेवेंट है। थेफ्ट एक्ट 1968 आज भी एप्लीकेबल है और इसके अंदर थेफ्ट से रिलेटेड तमाम लॉज मौजूद हैं। ठीक है, तो जब भी थेफ्ट से राइट। रिलेटेड कोई इशू होता है तो हम पार्लियामेंट्री लॉ को रेफर करते हैं, जबकि मर्डर के हवाले से जब कोई भी इशू हमारे पास आता है कोर्ट के अंदर, तो ये जज का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो कितनी सजा दे। थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो थेफ्ट एक्ट 1968 में डिफाइंड है। तो ये कॉमन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसकी मॉडर्न डे रेलेवेंस की हम बात कर रहे हैं। मॉडर्न डे में वर्ड कॉमन लॉ जुडिशियल डिसीजंस को जो है वो रेफर करता है, जुडिशियल डिसीजंस को पोर्ट्रे करता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात कर ली हमने कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ के अंदर मैं एक दफा फिर से थोड़ा सा समराइज कर दूं। कॉमन लॉ के अंदर सिस्टम क्या था कि किंग होता था, वो अपने जजेस अपॉइंट करता था, उनकी कोर्ट्स होती थी जिनको किंग्स कोर्ट कहा जाता था। ठीक है, जो पहला कोर्ट स्टैब्लिश हुआ उसका नाम था क्यूरिया रेजिस। ठीक है, और यहाँ पर जो है जजेस अपने पास्ट डिसीजंस को देखते हुए, अपने कोलीग्स के डिसीजंस को देखते हुए जो है वो इश्यूज को रिजॉल्व किया करते थे। फर्दरमोर किंग हेनरी आया जिसने कंट्री को सर्किट्स में डिवाइड किया और हर सर्किट का एक डिफरेंट जज जो है वो अपॉइंट कर दिया। डिफरेंट जजेस डिफरेंट सर्किट्स के डिफरेंट केसेस से डील करते थे और लंदन में आकर अपने डिसीजंस को डिस्कस करते थे, तो कॉमन लॉ डेवलप होता गया। डिफरेंट डिसीजंस जजेस की नॉलेज में आते गए और जजेस जो है वो पॉलिश होते गए और जजेस जो है वो एबिलिटी बिल्डअप करते गए और डिफरेंट केसेस से उनको डील करना आ गया। सही। कॉमन लॉ से भी पहले की अगर बात करें तो वहां पर कस्टम्स, ट्रेडिशंस और पास्ट प्रैक्टिसेस शुरू से फॉलो किए जाते थे। सही, जैसे मैंने आपको सऊदी अरब की एक एग्जांपल दे दी। फिर हमने मॉडर्न डे रेलेवेंस की बात की कि कॉमन लॉ जो है मॉडर्न डे में किस चीज को रेफर करता है, तो हमने बात की कि कॉमन लॉ आज की डेट में जुडिशियल डिसीजंस को रेफर कर रहा है। जो भी जजेस के फैसले हैं जिनको हम प्रीसिडेंट्स भी कहते हैं, उसको हम कॉमन लॉ भी कह सकते हैं। राइट, राइट। तो
डिसीजन को कॉमन लॉ भी कहा जाता है। और इसकी एग्जाम्पल की हमने बात की तो हमने कहा कि मर्डर जो है वो कॉमन लॉ क्राइम है, जबकि थेफ्ट स्टैट्यूटरी क्राइम है। स्टैट्यूटरी क्राइम मींस कि स्टैट्यूट में उसके ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो है वो डिफाइंड है। डिफाइन। जैसे थेफ्ट की हमने बात की कि थेफ्ट एक्ट 1968 के अंदर ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट दोनों डिटेल में गिवन। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। कॉमन लॉ के साथ एक और सिस्टम ऑपरेट होता था जिसको इक्विटी कहा जाता था। सही। इक्विटी का मतलब है फेयरनेस। सही है। अच्छा, सही सर। इक्विटी का जो कॉन्सेप्ट है, इक्विटी जो कोर्ट्स हैं, वो किंग का जो चांसलर होता था वो ऑपरेट करता था। अच्छा, किंग का चांसलर कौन है? वो एक स्टेट का ऑफिशियल बंदा है। आप कह लो कि जैसे वजीर अथॉरिटेटिव बंदा होता है ना किंग की तरफ से, वैसे ही किंग का चांसलर था जो इसको ऑपरेट करता था। अच्छा, बेसिकली इक्विटी के जो कोर्ट्स थे वो कॉमन लॉ कोर्ट से ऊपर थे हायरार्की के अंदर। यानी कि जो लोग कॉमन लॉ कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते थे वो इक्विटी कोर्ट्स में आते थे और यहां पर उनको जो है वो जस्टिस मिलती। इक्विटी का मतलब क्या है? फेयरनेस। ठीक है। तो देखो आज अच्छा। की डेट में ये जो अपील का कॉन्सेप्ट है कि अगर सिटी कोर्ट से डिसीजन आया तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जा सकते हैं। ये अपील का यस सर। कॉन्सेप्ट इसी किंगडम सिस्टम से आया है कि पहले कॉमन लॉ कोर्ट्स होते थे, फिर इक्विटी कोर्ट्स आए, और जो लोग कॉमन लॉ कोर्ट्स के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते थे वो क्या करते थे? इक्विटी कोर्ट में जाकर अपने क्लेम को वापस से प्रेजेंट करते थे और वहां पर उनको फेयरनेस की बेसिस के ऊपर डिसीजन फेवरेबल मिल जाता था। ठीक है। तो देखें, कॉमन लॉ के सिस्टम के साथ साथ इक्विटी का सिस्टम आया, और इक्विटी के सिस्टम को ऑपरेट कौन करता था? किंग का चांसलर, अथॉरिटेटिव बंदा, स्टेट ऑफिशियल। ठीक है। यहां पर जो चांसलर होता था वो रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं होता था। वो सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस की बेसिस के ऊपर डिसीजन देता था। वो सिर्फ देखता था कि इंसाफ का तकाजा क्या है। सही है। कॉमन लॉ के अंदर जजेस क्या करते थे? अपने पुराने डिसीजंस को रेफर करते थे, अपने कोलीग्स के डिसीजंस को कंसिडर करते हुए, यानी कि एक लिमिटेड स्कोप में काम करते थे, है ना? कि भाई जो यस। केस उनकी कोलीग्स ने डील किया हुआ है तो उससे डील करने का तरीका उनको आता था। जो एक कोई नया डिसीजन आ गया, कोई नया केस आ गया तो उसका डिसीजन क्या देना है, वहां पर कॉमन लॉ के जो जजेस होते थे वो फंस जाते थे। लेकिन यहां पर क्योंकि अथॉरिटेटिव बंदा था, किंग का अपॉइंटेड बंदा था, चांसलर था, पावर थी इसके पास, और फेयरनेस को कंसिडर करता था, रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं था। यानी कि इसको इस बात से कंसर्न नहीं था कि मेरे कोलीग्स ने या जो कॉमन लॉ कोर्ट्स के जजेस हैं, डिफरेंट सर्किट्स के डिफरेंट जजेस हैं, उन्होंने क्या डिसीजन दिया, इस बात से इनका कोई कंसर्न। इक्विटी लॉ कोर्ट्स, ठीक है। इक्विटी कोर्ट्स के अंदर फेयरनेस को जो है वो बेस बनाया जाता था और फेयरनेस की बेसिस के ऊपर डिसीजन दिया जाता है। इंसाफ के तकाजे को जो है वो पूरा किया जाता था और एक फेयर डिसीजन जो है वो क्लेमेंट को प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है। सही इसके सर। अलावा हमने अपील की बात कर ली, रूल्स रेगुलेशंस की बात कर ली। ठीक है, क्लियर है? पक्की बात है? कोई यस सर। क्वेश्चन? नहीं सर, अब अच्छा, तक तो। अब हम बात करते हैं बहरोज के, जब कॉमन लॉ कोर्ट्स मौजूद थे तो इक्विटी के कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने की वजह क्या थी, नीड क्या थी, क्यों यस इक्विटी सर। के कोर्ट्स बनाए गए? जब कॉमन लॉ कोर्ट्स काम कर रहे हैं और उसकी इफेक्टिवनेस भी हमें जो है वो सर्टेन केसेस में नजर आती है, फिर इक्विटी कोर्ट्स क्यों बने? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपील का सिस्टम बना कि भाई अगर कॉमन लॉ कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इक्विटी कोर्ट्स में आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वजह थी कि भाई अगर एक ही कोर्ट का सिस्टम होगा तो जो अनसेटिस्फाइड लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? सही। सेकेंडली, एक बड़ा ड्रॉबैक, एक मेजर प्रॉब्लम कॉमन लॉ कोर्ट्स का ये था कि वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेते।
जहां पर रूल्स सेटिस्फाई नहीं होते थे वहां पर कॉमन लॉ के कोर्ट जो है वो बिल्कुल फंस जाते थे, उनके हाथ बन जाते थे और वो फर्दर कोई डिसीजन नहीं दे पाते, राइट। राइट। इक्विटी कोर्ट्स के अंदर ये नहीं था। इक्विटी कोर्ट के अंदर जैसे मैंने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं थे, आजाद थे, फेयरनेस को जो है वो इंश्योर करते थे और फेयरनेस की बेसिस के ऊपर कोई भी नया डिसीजन वो लोग दे सकते थे। दे सकते। अच्छा, ये रीजन हो गया। इसके अलावा एक और रीजन था कि कॉमन लॉ कोर्ट्स के अंदर सिर्फ एक रेमेडी ऑफर की जाती थी। रेमेडी का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है। जी कॉमन सर। लॉ कोर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी ऑफर की जाती थी एंड दैट वाज ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द लॉस कॉस्ट, मॉनेटरी या फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द लॉस कॉस्ट। आपका कोई भी नुकसान हो गया, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो गया, कॉमन लॉ कोर्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन दिलवा सकती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या हर इशू डैमेजेस के थ्रू सॉल्व हो सकता है? नो सर। पैसों से हर मसला हल नहीं हो नहीं सकता, होता। फाइनेंशियल कंपनसेशन से हर मसला हल नहीं हो सकता। कभी कभी आपको सामने वाले को गलत एक्टिविटी करने से रोकना होता है, कभी कभी आपको सामने वाले को बाउंड करना होता है कि उसने जो कमिटमेंट की है वो पूरी करे, कभी कभी आपको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होता है ना, कभी कभी आपको यस। कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेन जो है वो एडिशन या करेक्शन करनी होती है जिसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। सही, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाहते, आप कंपनसेशन भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि बस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर्टेन जो गलत चीजें हैं उनको रेक्टिफाई कर दिया जाए, करेक्ट कर दिया जाए। सही। तो कॉमन लॉ कोड्स का एक मेजर ड्रॉबैक क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रेमेडी जो है वो ऑफर करते थे एंड दैट वाज ऑफ डैमेजेस। और ये बात ऑब्जर्व की गई कि डैमेजेस के थ्रू हर मसले का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, डैमेजेस हर मसले का हल नहीं है। नहीं है। देयरफॉर इक्विटी के कोर्ट्स स्टैब्लिश हुए और इक्विटी कोर्ट्स के अंदर मल्टीपल रेमेडीज ऑफर की जाती थी। क्यों? रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं है। जो फेयरनेस का तकाजा होगा, जो इंसाफ का तकाजा होगा, उसको कंसिडर करते हुए वो कोई भी रेमेडी आपको जो है दे सकते हैं, कोई भी आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। इट्स अप टू देम। अगर उनको लगता है कि ये फेयर है कि इसको जो है सर्टेन एक्टिविटीज करने से रोका जाए तो वो इंजंक्शन ऑर्डर दे देंगे। अगर उनको लगेगा कि फेयरनेस का तकाजा यही है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए तो वो रिसेशन ऑर्डर दे देंगे। ठीक है, रेमेडीज के ऊपर अभी हम आते हैं, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि इक्विटी कोर्ट्स के अंदर मल्टीपल रेमेडीज थी जबकि कॉमन लॉ कोर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी। तो ये सर्टेन रीजंस थे जिसकी वजह से इक्विटी के कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए गए। सही है भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आ जाए इक्विटी लॉ मैक्सिम्स के ऊपर। मैक्सिम्स का मतलब होता है गाइडलाइंस। तो बेसिकली इक्विटी का जो सारा सिस्टम था वो सर्टेन गाइडलाइंस के ऊपर चलता था, सर्टेन गाइडलाइंस के ऊपर ऑपरेट किया जाता था। ये बेसिकली आप कह लो कि रूल्स से जो इक्विटी कोड जो है फॉलो करती। नंबर वन, इक्विटी लुक्स इनटू इंटेंशन रादर देन रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी कोड्स जो हैं वो आपकी इंटेंशन को देखेंगे, रूल्स को फॉलो करना उनके लिए मैंडेटरी नहीं। नहीं उनका है। क्राइटेरिया ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रूल्स को कंसिडर किया जाए और रूल्स जो लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे उनको जो है वो फेवरेबल डिसीजन नहीं दिया जाए या उनके साथ इंसाफ ना किया जाए, राइट। तो सबसे पहला राइट। मैक्सिम था, सबसे पहली गाइडलाइन, सबसे पहला रूल ये था कि इक्विटी विल लुक इनटू इंटेंशन रादर इंटेंशन। देन
rules. अच्छा, आप बैरी वर्सेस बैरी का केस रीड करो, मुझे बताओ उसमें क्या है। A deed was altered by a simple contract and by party. डीड क्या होती है ये तो बताओ पहले। डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। Yes, sir. ठीक है, बताएं क्या हुआ इसके। सर इसमें ये कह रहा है सर कि सर जी उन्होंने जी। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हम्म। जिस सर अंडर कॉमन लॉ रूल्स। ठीक है। सर वो रूल ये था कि डीड कैन ओनली बी ऑल्टर्ड बाय अनदर डीड। ठीक है, यानी कि डीड में अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो आपको एक और डीड बनानी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, सर फिर। सर कॉमन लॉ डिसीजन जो था हम्म। सर उसमें ये था कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डीड को ऑल्टर नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि आपको नई डीड बनानी पड़ेगी, वही वाली बात जो हमने डिस्कस। लेकिन जी सर। इक्विटी के रूल्स क्या कहते थे? एज पर इक्विटी, पार्टीज की यस सर, इंटेंशन को कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल। राइट। तो रादर अगर देन रूल्स पार्टीज, एंड फॉर्मेलिटीज। एग्जैक्टली, तो पार्टीज अगर म्यूचुअल कंसेंट से डीड के अंदर ऑल्टरेशन करना चाह रहे हैं तो उनको नई डीड बनाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से भी ऑल्टरेशन कर सकते हैं। कॉमन लॉ क्या कहता था कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट से नहीं हो सकता, क्योंकि वो नहीं एक हो रूल सकता। बनाया हुआ था ना, एक फॉर्मेलिटी बनाई हुई थी उन्होंने। यस सर। इक्विटी ने कहा हम पार्टीज की इंटेंशन को देखते हैं, अगर दोनों पार्टीज जो है वो इंटेंट कर रही हैं कि हमें डीड में ऑल्टरेशन करनी है तो एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी डीड में ऑल्टरेशन कर सकती हैं, चाहे तो नई डीड भी बना ले। लेकिन इट्स अप टू द पार्टीज, पार्टीज की मर्जी है। अगर म्यूचुअल कंसेंट मौजूद है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो जिस तरीके से चाहे उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं, कोई रूल्स की फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। तो इस केस से हमें क्या चीज ऑब्जर्व करने को मिली कि इक्विटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंशंस को देख रहा है, वो इंटेंशंस की बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, वो इंटेंशंस की बेसिस पे सर्टेन चीजों को अलाउ कर रहा है। बस सिर्फ इंटेंशंस एग्जिस्ट करनी चाहिए, इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। ठीक है, राइट सर। क्लियर है। यस। नेक्स्ट गाइडलाइन, नेक्स्ट रूल जो इक्विटी के कोर्ट्स फॉलो करते थे, यूज करते थे, he who comes to equity must come with clean hands। क्या मतलब हुआ? कैन यू रिपीट प्लीज? he who comes to equity must मस्ट come with clean क्लीन है। hands। यानी कि अगर आप इक्विटी से कोई फेवरेबल, इक्विटी कोर्ट से कोई फेवरेबल डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन इट्स मैंडेटरी कि आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, यानी कि यस आपने सर, खुद किसी के क्लीन साथ इंटेंशंस। अनफेयरनेस ना की हो। एग्जैक्टली, क्लीन इंटेंशंस होनी चाहिए। आपने किसी के साथ अनफेयरनेस ना की हो, आपने किसी को ब्लैकमेल ना किया हो, आपने किसी को प्रेशराइज ना किया हो, आपने किसी की वीक फाइनेंशियल पोजीशन से फायदा ना उठाया हो। सही है। राइट सर। तो ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। आप चाहते हैं आपके साथ अच्छा हो तो उसके लिए जरूरी है आप खुद अच्छे हो, आपकी खुद की इंटेंशंस प्योर हो, आपके खुद के हैंड्स क्लीन हो। ठीक है, आपकी यस सर। इंटेंशन मैलिस ना हो। राइट। चलें अब बी राइट। एंड सी बिल्डर्स वर्सेस रीस का केस डिस्कस करते हैं। पढ़ें इस केस को, मुझे बताएं इसमें क्या हुआ।
claimant सर इसमें उन्होंने बिल्डिंग वर्क करवाया था ठीक है, और सर जो क्लेमेंट थी वो 250 पहले ही पे हो चुकी थी 782 में से। ठीक है, और सर 250 वो पे हो जो गई। यस सर, और जो क्लेमेंट थी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी में था हम्म, और सर उसने अनफेयर क्लेम किया था कि उसका काम अभी सही तरह हुआ नहीं था। ठीक है, तो सर उसने जो डिफेंडेंट था उसने पे 300 किया 482 की जगह। तो ठीक वो है, पहले तो एग्री हो गया लेकिन बाद में उसने क्लेम फाइल कर दिया। रिमेनिंग अमाउंट का। यस सर। ठीक है, फिर सर फिर अब लेटर देखिए फिर क्या इशू आया। फिर इशू ये आया कि एक कॉमन लॉ रूल है, जो फीमेल्स केस में एस्टेब्लिश हुआ था, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर। कॉमन लॉ रूल ये कहता था कि स्मॉलर अमाउंट जो है ना, वो बिगर डेप्ट को सेट ऑफ नहीं कर सकता। यानी कि छोटे सम से आप बड़े डेप्ट को सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैंने आपसे लिए 1000 रुपीज और मैं आपको 500 देकर बोलूं कि बस यही है, बस खत्म, हमारा मसला सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यस सर। तो क्लेमेंट जो है, उसने इसकी बेसिस के ऊपर क्लेम किया कि देखें, मेरा राइट था पूरे पैसे लेना, 482 का पूरा बैलेंस लेना मेरा राइट था, और उसने सिर्फ 300 पाउंड मुझे दिए, तो मुझे रिमेनिंग 182 पाउंड भी चाहिए। सही है, मुझे इसकी जरूरत है। सही सर। डिफेंडेंट ने आर्ग्यू किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिस स्टॉपल। प्रोमिस स्टॉपल का कॉन्सेप्ट भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। प्रोमिस स्टॉपल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि राइट वंस वेव्ड ऑफ कैन नॉट बी क्लेम्ड बैक। समझ आई बात? एक दफा यस आपने राइट वेव ऑफ कर दिया तो आप क्लेम बैक नहीं कर सकते। अच्छा, डिफेंडेंट भी लीगल प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए बात कर रहा है। डिफेंडेंट ने बोला कि भाई एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल, जो कि इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सर। उसकी बेसिस के ऊपर एक दफा राइट वेव ऑफ कर दिया तो वापस से क्लेम बैक नहीं किया जा सकता। जब मैं इसको 300 पाउंड दे रहा था उसी वक्त उसको जो है कह देना था कि मैं रिमेनिंग 182 भी लूंगा, लेकिन उस वक्त तो उसने 300 पाउंड ले लिए और कहा कि भाई ठीक है, सही है। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने यहाँ पर डिफेंडेंट को क्या जवाब दिया? कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि आप इक्विटी के प्रिंसिपल को यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो इसकी वीक फाइनेंशियल पोजीशन का फायदा उठाया, आपके तो खुद के हैंड्स क्लीन नहीं है। तो आप इक्विटी के प्रिंसिपल को कैसे यूज करने जा रहे हो? आप इक्विटी के प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी अपनी सिचुएशन क्लियर नहीं है, आपकी अपनी इंटेंशन गलत है। राइट? बात समझ आई? राइट सर। यस सर। चलें, नेक्स्ट मैक्सिम। दो मैक्सिम हमने पढ़े, कौन कौन से? इक्विटी विल लुक यस इनटू सर। इंटेंशंस वेरी रादर देन गुड। रूल्स। ठीक है। सेकंड राइट हमने सर। मैक्सिम पढ़ा, सेकंड गाइडलाइन जिसके ऊपर इक्विटी के कोर्ट्स ऑपरेट करते हैं, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। अच्छा, अब बैरोज एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो बैरी वर्सेस बैरी का केस है, ये जो डी एंड सी बिल्डर्स वर्सेस रीज का केस है, ये यस। मॉडर्न डे कोर्ट्स के डिसीजंस हैं। मॉडर्न राइट। डे कोर्ट्स के ये डिसीजंस हैं। दैट मींस कि इक्विटी के जो प्रिंसिपल्स थे, इक्विटी की जो गाइडलाइंस थी, ठीक है, वो इतनी इफेक्टिव और इतनी फेयर थी
कि आज भी कोर्ट्स इनको फॉलो कर रहे हैं। राइट। सही है। तो जब हम इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, इक्विटी के सिस्टम की इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो कि इक्विटी कोर्ट्स फॉलो करती थी, तो हम इस चीज को क्लियरली मेंशन करेंगे, इन केसेस को रेफर करेंगे अपने आंसर के अंदर। अक्सर एग्जामिनर इफेक्टिवनेस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, और इक्विटी लॉ का टॉपिक वैसे एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल या एक साल गैप देकर जो है वो एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन दे रहा होता है। तो इफेक्टिवनेस की जब भी हम बात करेंगे तो इन केसेस को जरूर रेफर करें। चले, दो हमने पढ़ लिए मैक्सिम्स। तीसरा मैक्सिम, यस सर। डिले डिफीट्स इक्विटी। क्या मतलब हुआ? डिले डिफीट्स इक्विटी, यानी कि अगर आपके साथ अनफेयरनेस हुई है, यस सर, आपके यू साथ कैन कुछ चैलेंज इट। गलत हुआ है, तो आप फौरन से इमीडिएट बेसिस के ऊपर जाकर क्लेम फाइल करें। अगर राइट। आप सो कर जाएंगे तो आपका क्लेम करने का जो राइट है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर लीफ वर्सेस इंटरनेशनल गैलरीज के केस था, यहाँ पर 5 या 6 साल के बाद जो है, 5 इयर्स के बाद जो है वो क्लेम फाइल क्लेम। किया गया। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि 5 साल तक आपको ख्याल नहीं आया कि आपके साथ अनफेयरनेस हुई। यस सर। देखें, मिसाल के तौर पर मैं आज आपको एक चेक दूं 20 लाख रुपए का, और वो चेक बाउंस हो जाए, और आप जो है अपनी सुस्ती की वजह से जाकर ना एफआईआर करवा रहे हैं, ना आप कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और यस। 5 साल के बाद जब आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तो आप गए और आपने कहा कि भाई ये देखें, ये 5 साल पहले चेक दिया था बिलाल ने, और ये बाउंस हो गया। तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा 5 साल से क्या कर रहे थे? हम्म। आपको जो है वो 5 साल के बाद ख्याल आ रहा है। तो इससे देखें एक डाउट भी क्रिएट हो जाता है कि ये इतने टाइम के बाद आ रहा है, तो कहीं ये खुद ही कोई फ्रॉड ना कर रहा हो। अक्सर ये भी होता है ना, लोग क्लेम यस लेके सर। जाते हैं और खुद ही ना कुछ किया हुआ होता है। सही है। तो ये एक डाउट क्रिएट करता है। तो इक्विटी ने एक मैक्सिम, एक रूल बनाया हुआ था कि अगर आपके साथ अनफेयरनेस हुई है, आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर क्लेम फाइल। अगर आप देर से आएंगे, डिले डिफीट्स इक्विटी, आपको फेयरनेस नहीं मिलेगी। आपको, आप भूल जाएं कि आपके साथ जो है वो कोर्ट्स जो है वो कोऑपरेट करें। ठीक है। यस। नेक्स्ट मैक्सिम, इनफैक्ट लास्ट मैक्सिम, लास्ट रूल, लास्ट गाइडलाइन जो कि इक्विटी की कोर्ट्स फॉलो करती, इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग ड्यू टू लैक ऑफ रेमेडी। क्या मतलब हुआ इस बात? Sir, it means that it will remain fair. इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग ड्यू टू लैक ऑफ रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या बताया था मैंने? Sir, remedy means option. सोल्यूशन। ठीक है। Right. Solution. ठीक है। अच्छा, आपकी बात भी इनडायरेक्टली सही है कि इक्विटी के कोर्ट्स हमेशा फेयरनेस को जो है वो इंश्योर करेंगे। ठीक है। लेकिन इस मैक्सिम का स्पेसिफिक मीनिंग ये है कि इक्विटी की कोर्ट्स कभी भी इस वजह से गलत नहीं होने देंगी, इस वजह से अनफेयरनेस नहीं होने देंगी कि उनके पास उस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, कॉमन लॉ के अंदर एक चीज ऑब्जर्व की गई थी कि डैमेजेस सिर्फ अवेलेबल थे, और इसके अलावा कोई रेमेडी, कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था। तो Right. लोग जो है वो डिससेटिस्फाई हुए उस कॉन्सेप्ट से। सही है। और लोगों का कॉन्फिडेंस कॉमन लॉ कोर्ट से हटता गया। तो इक्विटी कोर्ट्स ने क्या रूल बना लिया कि हम किसी भी मैटर को इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं करेंगे कि हमारे पास उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा, हिस्ट्री में हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रही होगी उस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड, तो हम एक नई रेमेडी दे देंगे, हम एक नया सॉल्यूशन दे देंगे। क्योंकि इक्विटी कोर्ट्स के पास अथॉरिटी है, वो कोई भी नया डिसीजन दे देगा। लेकिन फेयरनेस को इंश्योर करेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि जो भी बंदा क्लेम लेकर आया है, अगर उसके हैंड्स क्लीन है, अगर वो खुद सही है, प्योर इंटेंशंस रखने वाला बंदा है, तो उसके साथ अनफेयरनेस ना हो, और उसको जो है उसकी डिजायरेबल रेमेडी
डिजायरेबल सोल्यूशन जो है उसको मिल जाए इक्विटी के थ्रू, राइट? तो कभी भी लैक ऑफ रेमेडी के बेसिस के ऊपर क्लेम फेल नहीं होगा। इक्विटी की कोर्ट जो है उसको जरूर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है? क्लियर है? अच्छा देखिए, यस ये भी जो बात है इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग ड्यू टू लैक ऑफ रेमेडीज की भी मॉडर्न डे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, प्रीसिडेंट का टॉपिक हम आइंदा आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये इस लॉ के ही सिलेबस का पार्ट है। प्रीसिडेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ये है कि जजेस अपने पास डिसीजंस को रिकॉर्ड करते हैं फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, ठीक है? फ्यूचर में जब कोई सिमिलर केस आ जाता है तो उसको एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है। अब उसमें भी यही जो प्रिंसिपल है इक्विटी का वो फॉलो होता है। लाइक अगर जज के पास रेफरेंस देने के लिए कोई प्रीसेडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड कोई पुराना फैसला एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक नया एक यूनिक मैटर आ गया कोर्ट के पास, तो कोर्ट जो है वो लकीर का फकीर बनने के बजाय क्या करता है कि नया डिसीजन देता है। ओरिजिनल प्रीसिडेंट इसको हम कहते हैं कि अगर कोर्ट के पास कोई प्रीवियस एग्जांपल नहीं है उस केस के जैसे, तो कोर्ट ऑफ लॉ एक नया डिसीजन देगा, एक नई अप्रोच देगा, एक नई रीजनिंग देगा और एक नया प्रीसिडेंट फॉर्म कर देगा, ओरिजिनल प्रीसिडेंट जिसको कहते हैं, और फिर उस ओरिजिनल प्रीसिडेंट को रिकॉर्ड में डाल दिया जाएगा। तो आइंदा आने वाले जजेस के लिए आसानी हो जाएगी, उनके पास अगर सिमिलर मैटर आएगा तो वो सेम केस जो है उसको फॉलो कर, राइट? क्लियर है बेरोज? यस सर चले देखें, समराइज करते हैं बातों को। आज हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। सबसे पहले हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी के ऊपर बात की, जिसमें हमने कंपैरिजन किया बिटवीन कॉमन लॉ एंड इक्विटी लॉ, इक्विटी ठीक है? लॉ हमने बात की कि जब पार्लियामेंट्स नहीं थी, जब कोर्ट्स इस्टेब्लिश नहीं हुई थी जहां पर लॉज फॉलो होते हैं, ठीक है? जैसे आजकल की डेट में आप देखते हैं कि कोर्ट्स इस्टेब्लिश हैं, एक सर्टेन लॉ है जिसको फॉलो किया जाता है, प्रीसिडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है। तो जब सब ये कुछ नहीं था तब सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा था? तो मैंने आपको बताया कि किंगडम सिस्टम के दौर में जो है दो किस्म के सोर्सेस थी जिनको फॉलो किया जाता था, जिनको जो है वो यूज किया जाता था। पहला था कॉमन लॉ, दूसरा इक्विटी लॉ, ठीक है? कॉमन लॉ का मैंने आपको बताया, कॉमन लॉ का सिस्टम क्या था कि जो किंग होता था उसने कोर्ट्स बनाई हुई थी जिनको किंग्स कोर्ट कहते थे। पहला जो कोड बना था कॉमन लॉ का उसको क्यूरिया रेजिस कहा जाता था, और उसमें जो है वो किंग अपने जजेस जो है वो बिठाता था, और वो जजेस जो है वो लोगों के इश्यूज को सुनते थे और अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस एडवाइस करते थे। इसके बाद इस सिस्टम को मजीद फॉर्मलाइज किया किंग हेनरी ने, जिसने कंट्री को सर्किट्स में डिवाइड कर दिया और हर सर्किट के डिफरेंट जजेस अपॉइंट कर दिए, ठीक है? जब ये डिफरेंट जजेस डिफरेंट सर्किट्स में बैठकर इश्यूज को रिजॉल्व करते थे तो रिटर्न होते थे लंदन में, और लंदन में बैठकर कॉमन डिसीजंस को क्या करते थे, डिस्कस करते थे आपस में, जिससे कॉमन लॉ डेवलप होता गया। जजेस को आइडिया मिलता गया कि इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है एक सर्किट के अंदर कोई यूनिक केस होगा जो दूसरे सर्किट में नहीं होगा, दूसरे एरिया में नहीं होगा। तो जब ये लोग लंदन में बैठ के डिस्कशन करते थे, कॉमन डिसीजंस को जो है वो आपस में डिस्कस करते थे, तो उससे क्या हुआ, कॉमन लॉ डेवलप होता गया, जजेस पॉलिश होते गए और उनको आइडिया मिलता गया कि किस किस्म के इश्यूज आ सकते हैं कोर्ट्स में और उनको डील किस तरीके से करना। इससे भी पहले की हम बात करें, कॉमन लॉ से भी पहले की बात करें, तो ट्रेडिशंस, कस्टम्स और पास्ट प्रैक्टिसेस की बेसिस पे डिसीजन दिए जाते थे। इसके बाद हमने बात की कॉमन लॉ की मॉडर्न डे एप्लीकेशन। कॉमन लॉ जो है वो जुडिशियल डिसीजंस को भी कहा जाता है। जजेस जो अपने फैसले रिकॉर्ड करते हैं और उनको फर्दर फ्यूचर में यूज करते हैं, इनको प्रीसिडेंट्स भी कहते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया। प्रीसिडेंट्स को कॉमन लॉ भी कहा जाता है और ये बहुत ही रेलेवेंट सोर्स है। मॉडर्न डे में प्रीसिडेंट्स की बहुत वैल्यू है, इसको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और यूज किया जाता है।
एग्जाम्पल की हमने बात की कि मर्डर जो है वो कॉमन लॉ क्राइम है, जबकि थेफ्ट जो है वो स्टैट्यूटरी क्राइम। मर्डर की सजा डिफाइंड पार्लियामेंट्री लॉ में नहीं है, जबकि थेफ्ट की सजा पार्लियामेंट्री लॉ में डिफाइंड। फिर हमने बात की कि कॉमन लॉ के साथ जो है वो इक्विटी का एक सिस्टम ऑपरेट होता था, जिसमें किंग का जो चांसलर होता था वो चीजों को लुक आफ्टर करता था और वो सारी चीजों को ऑपरेट करता था। यहाँ पर जो है वो फेयरनेस को इंश्योर किया जाता था और मेक श्योर किया जाता था कि जो लोग कॉमन लॉ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है वो इक्विटी कोर्ट्स में आकर क्लेम कर सकें और उनको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन दिया जा सके। सबसे बड़ा एडवांटेज इक्विटी कोर्ट्स का क्या था कि यहाँ पर मल्टीपल रेमेडीज अवेलेबल थी, रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड नहीं थी ये कोर्ट। यहाँ पर फेयरनेस को इंश्योर किया जाता था। फेयरनेस जो है वो एक फंडामेंटल आप कह लो कि फाउंडेशन थी इक्विटी कोर्ट्स की, जिसकी बेसिस के ऊपर ये लोग डिसीजन देते थे और मल्टीपल रेमेडीज, इनके पास मल्टीपल इश्यूज के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस मौजूद थे। तो पीपल जो है वो लोग काफी जो है वो सेटिस्फाई होते थे इक्विटी कोर्ट्स के अंदर आकर। फिर इसके बाद हमने बात की कि जी ये सारे इश्यूज की हमने डिस्कशन कर ली थी। फिर इक्विटी मैक्सिम्स की हमने बात की कि इक्विटी के जो कोर्ट्स थे वो सर्टेन मैक्सिम, सर्टेन गाइडलाइंस को, सर्टेन रूल्स को फॉलो करते, जिसमें पहला रूल हमने डिस्कस किया कि इक्विटी का फोकस इंटेंशंस के ऊपर है, रूल्स के ऊपर नहीं। इक्विटी विल लुक इनटू इंटेंशन रादर देन रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेरी वर्सेस बेरी का केस डिस्कस किया, जिसके अंदर कोर्ट ऑफ लॉ ने इंटेंशंस को कंसिडर किया और इंटेंशंस को कंसिडर करना हमें जो है वो कहाँ से सीखने को मिलता है, इक्विटी के प्रिंसिपल से, इक्विटी के मैक्सिम से जो है वो हमें सीखने को मिलता है कि इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रूल्स। फिर हमने सेकंड गाइडलाइन की बात की, सेकंड मैक्सिम की बात की, जो कि है ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। आप कोर्ट में आ रहे हैं, कोर्ट से फेवरेबल डिसीजन चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि अपने हैंड्स क्लीन। इसमें हमने डीएनसी बिल्डर्स वर्सेस रीस का केस डिस्कस किया। डीएनसी बिल्डर्स वर्सेस रीस के केस के अंदर हमने देखा कि एक बंदे ने दूसरे बंदे की वीक फाइनेंशियल पोजीशन का फायदा उठाने की कोशिश की, तो कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि आपके अपने हैंड्स क्लीन नहीं है, देयरफॉर आप जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल्स को यूज नहीं कर सकते। फिर हमने बात की डिले डिफीट्स इक्विटी, थर्ड मैक्सिम। डिले डिफीट्स इक्विटी को हमने एक्सप्लेन किया कि अगर आप कोई क्लेम करना चाहते हैं कोर्ट के अंदर, तो आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर क्लेम फाइल करें। अगर आप आराम आराम से जाएंगे, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद क्लेम फाइल करेंगे, तो आपका राइट एक्सपायर हो चुका होगा और कोर्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और लास्ट मैक्सिम हमने डिस्कस किया कि इक्विटी विल नॉट सफर अ रॉन्ग ड्यू टू लैक ऑफ रेमेडी, यानी कि इक्विटी के कोर्ट्स जो है वो कभी भी इस बेसिस के ऊपर क्लेम को रिजेक्ट नहीं करते थे कि उनके पास उस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड एप्रोप्रिएट रेमेडी मौजूद। अगर उनके पास रेमेडी नहीं होती थी, वो एक नया डिसीजन अनाउंस करते थे और एक नया सोल्यूशन एडवाइस करते थे और पार्टीज जो है उनको सेटिस्फाई करके भेजते थे कि भाई आपके साथ फेयरनेस हुई है और आपको जो है हमने उसी तरह ट्रीट किया जैसे हम सारे लोगों को कर, और इंसाफ के सारे तकाजों को पूरा। राइट राइट सर। तो यहाँ तक रखते हैं इसको आज। कल जो है हम रेमेडीज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, यानी कि इक्विटी के जो कोर्ट्स हैं उनके पास क्या सॉल्यूशंस थे लोगों के लिए, क्या मल्टीपल रेमेडीज वो लोग ऑफर कर रहे थे, और इक्विटी की कोर्ट्स जो है वो कॉमन लॉ कोर्ट से यूनिक कैसे थी, और उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी मॉडर्न डे एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। अच्छा दरुस, मुझे ये बताओ कि ये नबील कंटिन्यू करना चाह रहा है या ये क्लासेस नहीं ले रहा, क्या मतलब क्या इशू है इसका? सर इसका भी कोई कुछ कंफर्म नहीं है सर, ये बोल रहा था मैं स्विच भी कर सकता हूँ दूसरे सब्जेक्ट्स पर। अच्छा अच्छा अच्छा, चले यस सर। ठीक है, देख लेते हैं। बाकी अगर कंटिन्यू कर रहा है तो इसको बोलेंगे लेक्चर्स मिस कर रहा है, इस लास्ट क्लास भी मिस कर दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आखिर में कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। रिकॉर्डेड राइट सर। लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं, उसको वो लोग कोशिश करें कि वहां से सारा कवर अप करके कल की क्लास अटेंड करें। सही सर। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करें।
इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।